गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ब्लड और उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड ग्रुप्स। सभी ऑर्गेनिज्म के ब्लड एक जैसे नहीं होते। हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के ब्लड भी एक जैसे नहीं होते, और उनमें जो डिफर करने वाली चीज है उसी के बेसिस पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। जैसे पहली ग्रुपिंग का सिस्टम जो बुक में दिया है वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरी जो है वो है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो पहले हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है। इसमें क्या किया जाता है कि ब्लड्स को क्लासिफाई इस बेसिस पर किया गया है कि ऑर्गेनिज्म का जो आरबीसी है उस आरबीसी के सरफेस पर कौन से प्रोटीन्स, जिनको कि ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है, और असल में उनको एंटीजेंस भी कहा जाता है। तो कौन से एंटीजेंस पाएंगे, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म्स का ब्लड क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजेंस पाए जाएंगे वो होंगे ए एंटीजेंस। आरबीसी के सरफेस पर जो प्रोटीन्स मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि असल में एंटीजेंस होते हैं, वो होंगे ए एंटीजन। इसी तरह से जो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा उसके आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजेंस यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाएंगे वो होंगे बी एंटीजेंस। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंड बी एंटीजेंस बोथ होंगे। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन इन दोनों में से नहीं होगा। ए और बी में से कोई एंटीजन नहीं होगा। अब ये जो एंटीजन होता है ये क्या होता है? एंटीजन वर्ड का मतलब होता है, एंटीजन वर्ड का मतलब होता है एंटीबॉडी जनरेटिंग, यानी कि जिसमें एंटीबॉडी जनरेट करने की एबिलिटी हो, ऐसा हर एक मॉलिक्यूल और ऐसा हर एक प्रोटीन एंटीजन कहलाता है। जैसे अगर हम पर्सन ए पर्सन का यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको बी वाले पर्सन के अंदर चढ़ा दें तो क्या होगा, ये जो एंटीजेंस हैं ये आरबीसी के सरफेस पर, ये वहां पर एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तो एंटीजेंस की लिस्ट थी। अब हम ये देखते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। जो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसके प्लाज्मा में पाए जाएंगे एंटीबॉडी बी, ठीक है। उसी तरह से इसके अंदर पाए जाएंगे एंटीबॉडी ए। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और इसके अंदर होंगे एंटीबॉडी ए एंड बी। तो होता यह है कि जब ए वाला ब्लड बी वाले ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ जो आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजेंस है ये इस पर्सन के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी मिलकर क्या बना लेते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और इस तरह से जो ब्लड हमने रॉन्ग वाला चढ़ाया था, गलत वाला, उसके बन जाते हैं क्लॉट, यानी कि वो काम हो गया हमारा असफल। उसी तरह से अगर बी वाला ब्लड ए वाले पर्सन को चढ़ा दें तो क्या होगा, इसके सरफेस ये जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं इसके आरबीसी के सरफेस पर कौन से एंटीजेंस है, बी, और जिसको हम चढ़ा रहे हैं उसके ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद है एंटीबॉडी बी। तो ये फिर से क्या हो गए, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, फिर से एक मिसमैच की वजह से सारे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, वहां पर मिसमैच होता है। अब देखो तुम्हारी बुक में एक टेबल दी है और उस टेबल में उन्होंने दिया है ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपेटिबिलिटी। तो पहली दो टेबल तो हमने समझ ली क्या है कि एंटीजेंस कौन से होते हैं और एंटीबॉडीज कौन से होते हैं। अब तीसरा वाला आता है डोनर्स ग्रुप, कि ए को कौन डोनेट कर सकता है। ए को वो डोनेट कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए हो और साथ में ब्लड ग्रुप ओ हो,
क्योंकि O को हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल डोनर है। O को यूनिवर्सल डोनर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके आरबीसीज पर कोई भी एंटीजन नहीं है, वो रिएक्ट करेगी ही नहीं किसी को भी चढ़ा। ठीक है। और दूसरी बात, AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, किसी का भी दे दो। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसीलिए इसके नाम के आगे देखो लिखा है AB, A, B और O, ये सबसे ले सकता है। ठीक है। इसी तरह से B वाला B से ले सकता है और O से ले सकता है क्योंकि O यूनिवर्सल डोनर है। और O वाला किससे ले सकता है? O वाला सबको दे जरूर सकता है, लेकिन ले सकता है वो किससे? सिर्फ O से ले सकता है। तो ये यहाँ इन्होंने टेबल में हमें समझाया है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व था। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि RH ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। ये थी ABO ब्लड ग्रुपिंग। अब आती है RH। RH नाम का जो एंटीजन था ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रीसस मंकी में, वहीं से इसको RH नाम मिला। रीसस मंकी। रीसस मंकी कौन सा होता है? ये वही मंकी होता है जो हमारे आसपास आमतौर पे हम देखते हैं, वो वाले मंकी को रीसस मंकी कहते हैं। और उसके ब्लड में ये एंटीजन पाया गया था सबसे पहले। और फिर साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो RH नाम का फैक्टर है या RH एंटीजन है, ये ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। तो जिन ह्यूमन बींग्स में RH एंटीजन पाया जाता है उनको कहते हैं RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता उनको कहते हैं RH नेगेटिव। जैसे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके पास A एंटीजन है इस ब्लड ग्रुपिंग से और RH एंटीजन है इस ब्लड ग्रुपिंग से। अगर AB नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? AB ब्लड ग्रुप यहां से और उधर RH नेगेटिव, RH वाला एब्सेंट है। तो ये है RH वाले इसका एंटीजन का मीनिंग। अब यहाँ देखो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात दी है। इन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी लगभग 80% ह्यूमन बींग्स के अंदर RH एंटीजन पाया जाता है, लेकिन इसकी परसेंटेज काफी हाई है। 90% से भी ज्यादा लोग पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक स्पेशल केस दिया है और उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। इस फिनोमेना का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या है ये? इरिथ्रो यानी कि यहां बात कर किसकी हो रही है? इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी की हो रही है। ब्लास्टोसिस यानी कि ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। फीटलिस यानी कि फीटस के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी है, यानी कि एकदम जिसका भी जन्म हुआ है, नवजात या सद्यजात कह सकते हैं उसे, उसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो उसके अंदर कौन सा डिजीज देखने को मिलेगा? एनीमिया। और ये एनीमिया क्यों होता है? ये होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, यानी कि RH फैक्टर अगर किसी कारण से मिसमैच हो जाए मदर के ब्लड ग्रुप में और फीटस के ब्लड ग्रुप में, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये कैसे होती है अब तुम यहाँ देखो। सपोज क्या, ये एक मदर की बॉडी है और ये है इसके अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय, ये रहा इसका फीटस, ये फीटस है और ये मदर है। जिस समय पहली डिलीवरी होती है उस समय अगर ऐसा हो कि मदर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ठीक है, और एक मिनट, मदर का ब्लड ग्रुप सपोज करो RH नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, तो इस वजह से हो सकता है कि ये जो बेबी है इसका ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव हो जाए। तो अब पहले डिलीवरी के समय क्या होता है कि इस फीटस का ब्लड इस मदर के RH नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। इस वजह से मदर के अंदर बन जाती है एंटीबॉडी अगेंस्ट RH। फिर दूसरे डिलीवरी के समय क्या होता है
अगर दूसरे डिलीवरी के समय दूसरा बेबी भी RH पॉजिटिव हो और मदर के अंदर एंटीबॉडी RH पहले की डिलीवरी में बन गए थे, तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो एंटीबॉडी इस बेबी के अंदर आ सकते हैं और इसके RBCs को डैमेज कर सकते हैं। इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, अगर फादर है RH पॉजिटिव, मदर है RH नेगेटिव, उस केस में पहली डिलीवरी के समय अगर बच्चा RH पॉजिटिव था और उस समय बेबी और मदर का ब्लड डिलीवरी के समय मिक्स हो ही जाता है, तो उस केस में मदर ने डेवलप कर लिए एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीजन। सेकेंड डिलीवरी के समय क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो एंटीबॉडीज सेकेंड बेबी को, जो कि अगर RH पॉजिटिव ही है, उसके RBCs को डैमेज कर देंगे और इस तरह से इस बच्चे के अंदर हो जाएगा एनीमिया, जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये था कंसेप्ट RH इनकम्पेटिबिलिटी का, जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। हालांकि आजकल क्या है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है उन एंटीबॉडीज को ट्रैक करके और उनको काउंटर करके। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, जिसका नाम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे फैक्टर्स। वो जैसे सपोज करो कि हमें कहीं पर ब्लीडिंग हुई, कोई इंजरी या कोई कट लगा, तो ब्लड कुछ देर के बाद क्लॉट हो जाता है, यानी कि वो जमने लगता है, बहना बंद हो जाता है। और ऐसा ये जो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, ये किस वजह से है? या तो एयर के कांटेक्ट में आने से है या किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के टच में आने से है। दोनों ही तरह से क्लॉटिंग क्या हो जाती है? इनिशिएट यानी कि शुरू हो जाती है। एक सीक्वेंस दी है रिएक्शन की, ये सीक्वेंस मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्लॉट बनाने वाला एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है। ये कन्वर्ट होता है एक दूसरे प्रोटीन में जिसका नाम है थ्रोम्बिन, और इसको एक्टिवेट करने वाले एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन क्या होता है? ये क्लॉट होता है। अब तुमने क्या देखा कि इस रिएक्शन में एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अगले रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है? एंजाइम का काम कर रहा है, ताकि वो रिएक्शन कैरी आउट हो जाए। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कैस्केड लाइक रिएक्शंस। कैस्केड लाइक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि प्रक्रिया अगर एक बार शुरू हो जाए तो वो अंतिम प्रक्रिया के खत्म होने पर ही रुकती है, क्योंकि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले का क्या होता है? एंजाइम होता है। तो अब ये प्रोथ्रोम्बिन नाम के जो प्रोटीन है या फाइब्रिनोजेन नाम के जो प्रोटीन है, ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, और ये कब एक्टिवेट होते हैं? जबकि कोई इंजरी होती है। देखो इसमें क्लॉटिंग के बारे में क्या दिया है। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly at network of threads called fibrils. तो ये फाइब्रिन देखो एंड में बन गया। Which dead and damaged formed elements of blood are trapped. Dead and damaged formed elements यानी कि यहाँ क्या जमते हैं? RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स आकर फंस जाते हैं। फाइब्रिन्स फॉर्म कैसे होते हैं? इनएक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन in the plasma by thrombin. Thrombins in turn are formed by another inactive substance present in plasma called prothrombin. कैसे? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जैसे इसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? थ्रोम्बोकाइनेज एक सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं उससे बनता है।
बहुत सारे प्रोटीन्स इस प्रोथ्रोम्बिन के बनने में इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स। प्रोटीन नेचर के कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं। अगर वो फैक्टर्स हमारे ब्लड में ना हो तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। ऐसे ही एक फैक्टर का नाम है फैक्टर ए। जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कैसे रोमन नंबर से इंडिकेट किया जाता है, जैसे फैक्टर 5, फैक्टर 9, फैक्टर 12, फैक्टर 10, ठीक है, इस तरह से उनको इंडिकेट करते हैं। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या है, एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को रिलीज करने वाले फॉर्म्ड एलिमेंट का नाम है प्लेटलेट्स, और वो क्या करती है, इस प्रोसेस को शुरू कर देती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल कैल्शियम आयंस का भी होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में और सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। थैंक यू।